दिल्ली में महिलाओं को पीले रंग का कार्ड बांटकर बेवकूफ बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया। हालात ये हैं कि दिल्ली सरकार के पास कर्मचारियों को देने तक के पैसे नहीं और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एक दो नहीं बल्कि 17 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। बड़ी बात यह कि जिनका वेतन आतिशी मार्लेना और केजरीवाल नहीं दे रहे वो आम आदमी पार्टी के पक्के वोटर्स हैं और जब ये लोग वेतन की मांग करने केजरीवाल आवास पहुंचे तो उन्हें अंदर तक जाने नहीं दिया गया। असल में मामला दिल्ली की मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों का है जिन्हें वेतन सरकार की तरफ से दिया जाता है। पिछले 17 महीने से इन्हें वेतन नहीं दिया गया। वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन अचानक पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए तो सुरक्षा बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इमामों का यह कहना है कि वो केजरीवाल से मुलाकात करने गए हैं, उन्हें इसका समय नहीं दिया गया। इमामों का आरोप है कि पिछले 17 महीनों से उनकी सैलरी रुकी हुई है। मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के नेतृत्व में कई इमाम केजरीवाल के घर पहुंचे। कहा 17 महीने से 250 इमाम और मुअज्जिनों को वेतन नहीं मिला। इस मामले में सीएम आतिशी और LGV सक्सेना से भी मुलाकात कर चुके हैं, सिर्फ आश्वासन मिला, सैलरी नहीं। रशीदी ने कहा कि वो राजनीति नहीं करना चाहते बल्कि अपना हक मांगने आए हैं। हालांकि केजरीवाल की तरफ से उन्हें शनिवार शाम 5 बजे मिलने का समय दिया गया। रशीदी ने बताया कि केजरीवाल की टीम ने उन्हें परसों मुलाकात के लिए बुलाया और इस मामले पर दिल्ली में मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों ने पहले भी समस्या सरकार के सामने रखी। सरकार की तरफ से 5-5 महीनों की 3-3 किश्त में कुछ इमामों को तनख्वाह जारी की गई, लेकिन अभी भी तमाम इमाम ऐसे हैं जिन्हें सैलरी नहीं मिली और उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले इमामों की सैलरी का मामला आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कुरान की बेअदबी के आरोपी को टिकट देकर केजरीवाल पहले ही बड़ी मुसीबत मोल ले चुके हैं, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद केजरीवाल ने किसी दूसरे को टिकट दे दिया, पर मामला इससे भी शांत न हुआ। असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी हमलावर हैं और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारकर केजरीवाल के लिए उन्होंने खतरे की घंटी पहले ही बजा दी और ऐसे में अगर इमामों को सैलरी का मामला तूल पकड़ता है तो दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स आम आदमी पार्टी से किनारा कर सकते हैं। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1924 में बेलगांव अधिवेशन की शताब्दी वर्ष के मौके पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कर्नाटक के बेलगावी में बैठक शुरू होने से पहले ही पार्टी विवादों में घिर गई। वजह कांग्रेस की तुष्टीकरण की वही मानसिकता जिसकी वजह वो समझती है कि देश के मुसलमान पाकिस्तान के प्रति ज्यादा वफादार हैं और चीन के आगे भारत कहीं टिकता नहीं। इसी मानसिकता की वजह से कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर बेलगावी में पोस्टर्स जो लगाए गए उन सब में भारत के नक्शे से POK यानी पाकिस्तान के कब्जे किए हुए कश्मीर और चाइना के कब्जे किए हुए अक्साई चीन को भारत के नक्शे से हटा दिया गया। मतलब कि POK और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा कांग्रेस नहीं मानती। कांग्रेस की इस हरकत पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी के अमित मालवीय ने अधिवेशन का पोस्टर शेयर किया जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस के अधिवेशन पोस्टर से पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन की तस्वीर गायब है। कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन में पोस्टर पर लगे भारत के नक्शे को लेकर देश भर में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पोस्टर में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि बेलगावी कार्यक्रम में कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का अधूरा नक्शा लगाया। उस पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित अन्य लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम में ऐसा होना कोई गलती नहीं हो सकती, ये एक बयान है, उनके तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है जो ये मानता है कि भारतीय मुसलमान भारत की तुलना में पाकिस्तान के प्रति अधिक वफादार हैं। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दूसरी मुस्लिम लीग है और फिर से कांग्रेस भारत को तोड़ना चाहती है। कर्नाटक के बेलगावी अधिवेशन के बैनर्स में जो भारत का मानचित्र छपा उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन का क्षेत्र गायब दिखाई दे रहा है। अमित मालवीय ने एक पोस्ट में लिखा, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, ये फिर से भारत को जोड़ना चाहती है। जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक FDL-AP फाउंडेशन के सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जो कश्मीरी स्वतंत्रता की वकालत करती हैं, ये महज संयोग नहीं है बल्कि कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है। साल 1924 में महात्मा गांधी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के बेलगावी में CWC की विशेष बैठक आयोजित की। बेलगावी में ही 100 साल पहले महात्मा गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दो अलग कांग्रेस हैं, ये जनविरोधी राष्ट्र विरोधी कांग्रेस है और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस थी। इन लोगों को जश्न मनाने का कोई और नैतिक अधिकार ही नहीं है। ये जश्न क्यों मना रहे हैं?
लेकिन वे जश्न मना रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए और जब से केजरीवाल के 2 मास्टर स्ट्रोक महिला सम्मान और संजीवनी योजना के सहारे किए जा रहे फर्जीवाड़े की पोल दिल्ली सरकार ने खोली, तब से केजरीवाल के लिए चुनाव जीत पाना और मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित और दूसरी लिस्ट में मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी को टिकट देकर कांग्रेस ने केजरीवाल को एक तरह से फंसा दिया है। बड़ी बात यह कि बीजेपी ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले, इसलिए केजरीवाल काफी बेचैन है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही बौखला गई और इसी बौखलाहट में आतिशी मरलेना और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बीजेपी से साठगांठ करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस 24 घंटे के अंदर अजय माकन और संदीप दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो वो इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने के लिए दूसरे दलों के नेताओं से बात करेंगे। अब देश की सियासत में केजरीवाल की कितनी हैसियत है और वे कांग्रेस को गठबंधन से निकाल पाएंगे या खुद निकाले जाएंगे, इसका पता तो खैर बाद में चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमीन काफी हद तक खिसक चुकी है। यही वजह है कि बिना किसी सबूत के आतिशी मारलेना ने कह डाला कि बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स को फंड कर रही है। बीजेपी ने करोड़ों रुपए मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे फरहाद सूरी को दिए हैं। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा के बीच साठगांठ है। कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के वोट काटने की योजना पर काम कर रहे हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि अजय माकन भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। असल में अजय माकन ने केजरीवाल को देश का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा था। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस से साठगांठ कर ली है। बीजेपी के किसी नेता पर एंटी नेशनल होने का आरोप लगा क्या? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। हमने कोई एफआईआर आज तक नहीं कराई। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता लगा है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों का खर्च बीजेपी से आ रहा है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित हैं, फरहाद सूरी जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने क्यों लोकसभा में अरविंद केजरीवाल से चुनाव प्रचार करवाया और कांग्रेस ने ये साठगांठ बीजेपी को जिताने के लिए की है। अगर साठगांठ नहीं है तो वे अजय माकन और यूथ कांग्रेस के नेता के खिलाफ एक्शन लिए जाएं। कांग्रेस बताए कि संदीप दीक्षित और फरहाद सूरी का इलेक्शन कौन लड़वा रहा है। असल में जंगपुरा से मनीष सिसोदिया और नई दिल्ली से केजरीवाल मैदान में हैं और फरहाद सूरी संदीप दीक्षित के इन दोनों के खिलाफ मैदान में उतरने से आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि बीजेपी उनके दोनों सुरमाओं को चुनाव में हरा देगी। आतिशी मरलेना और संजय सिंह के इस बौखलाहट के पीछे यही कहानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पक्ष में खड़ी हुई है। अजय माकन बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अजय माकन ने सारी हदों को पार कर केजरीवाल को एंटी नेशनल तक कह डाला। केजरीवाल दिल्ली के लिए शिक्षा, पानी, रोजगार इंतजाम कर रहे हैं। आज तक बीजेपी के किसी नेता को अजय माकन ने एंटी नेशनल क्यों नहीं कहा? केजरीवाल ने दिल्ली और चंडीगढ़ में कांग्रेस के लिए प्रचार किया, लेकिन आज तक एक भी बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। हम हरियाणा में चुनाव साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक शब्द भी नहीं बोला। आज कांग्रेस की सूची ऐसी है जैसे वो बीजेपी दफ्तर से आई है। ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया। हमारी मांग है कि कांग्रेस नेतृत्व 24 घंटे में माकन के खिलाफ कार्यवाही करे, नहीं तो हम इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग किए जाने की मांग करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हवा निकल गई। कल तक बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल बैकफुट पर हैं। उनकी पार्टी की सांसें अब फूलने लगी हैं। वजह केजरीवाल को पार्टी ही नहीं बल्कि खुद के भी चुनाव हारने का डर सताने लगा है और इसी वजह से विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए पंजाब पुलिस के जवानों को चुपके से तैनात करवा दिया है। बात इतने से नहीं बनी तो केजरीवाल ने कांग्रेस से अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित और कांग्रेस नेता अजय माकन के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों के बाद कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात कर केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। अगर उनके पास आरोप सही पाए गए तो फर्जी स्कीम के तहत लोगों का रजिस्ट्रेशन करके जो डेटा आम आदमी पार्टी जुटा रही है वो सारा डेटा उससे वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। संदीप दीक्षित ने कहा कि पंजाब पुलिस के जासूस कह लीजिए या स्पाई कहिए, कुछ लोग दिल्ली और मेरे घर के आसपास भेजे गए हैं। इन्हें राजनीतिक सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए भेजा गया है। मैंने एलजी साहब से इस मामले पर निवेदन किया कि वो पंजाब डीजीपी से बात करें और अगर ऐसी कोई बात हो तो उसे रुकवाएं। इसके बाद कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें जानकारी मिली है कि पंजाब पुलिस के संरक्षण में दिल्ली में बहुत सारा कैश भेजा जा रहा है। इसके लिए हमने एलजी साहब से गाड़ियों की तलाशी लेने के लिए कहा ताकि आप सतर्क हो जाएं।
इसके पहले प्रवेश वर्मा ने कहा था कि संजय सिंह उनके घर के आसपास मंडरा रहे थे। संदीप दीक्षित ने राजधानी दिल्ली के LGV सक्सेना से मुलाकात करके दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और वर्तमान सीएम आतिशी समेत आम आदमी पार्टी की शिकायतें रखी। ये शिकायतें चिट्ठियों के जरिए उन्हें सौंपी गई हैं। इन शिकायतों में संदीप दीक्षित ने 2100 रुपए वाली स्कीम, लोगों से फॉर्म भरवाने, उनका डेटा इकट्ठा करने, सीएम के हस्ताक्षर जैसे मामले रखे। इसके साथ ही आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस के कुछ लोग उनकी जासूसी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने दिल्ली में एक शिगुफा छोड़ा। दिल्ली में 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, इसमें लोगों को 1000 रुपए मिलेंगे और 2 महीने बाद जब तिबारा चुनाव जीत कर आते हैं तो 2100 रुपए मिलेंगे। एक दिन पहले दिल्ली सरकार का एक इश्तेहार आया, उसने ये प्रूफ कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। इसका मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री और केजरीवाल फरेब कर रहे थे। और किसी फरेबी स्कीम के अंतर्गत अगर आप लोगों का डेटा लें तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है। इसे हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि दूसरी शिकायत मैंने ये बताई कि जिस नाम पर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जो स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसका फॉर्म आप कैसे भरवा सकते हैं? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसमें एक और बात है कि 1-2 जगहों से हमें खबर ये मिली कि इसमें एक कार्ड दिया जा रहा है जिसमें पूर्व सीएम का नाम है और उसके ऊपर उनके दस्तखत हैं। मैंने जब उनके हस्ताक्षर पुराने वाले से कंपेयर किए तो वो नहीं होते। इस तरह कांग्रेस नेता ने कहा कि या तो कोई धोखाधड़ी करके उनके नाम पर दस्तखत कर रहा है या फिर ये उसे परमिट कर रहे हैं उनके नाम का साइन करने के लिए। इसके बाद हमने LG साहब को बताया कि इतनी महिलाओं के पास जाकर इन लोगों ने इनका डेटा लिया। अगर चोरी और फरेब से कोई डेटा इकट्ठा हुआ है तो ये डेटा सरकार को आम आदमी पार्टी से लेना चाहिए। इसके बाद हमने कहा कि अगर ये जांच सही होती है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से आदेश देना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई भी एक्टिविटी न हो, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में फरेबी का काम किया गया। कांग्रेस नेता ने बताया कि LG साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच करवाएंगे और इनसे जुड़े साक्ष्य और तथ्य सही पाए जाने पर इससे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे घोटालों के दागों को धोने के लिए रेवड़ी बांटना तेज कर दिया, लेकिन पता चला कि केजरीवाल की रेवड़ी काफी कड़वी है। उसके बाद से आम आदमी पार्टी की सारी चुनावी रणनीति बिखर गई और अब दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने शीश महल घोटाला मामले में केजरीवाल को मुश्किल में डाल दिया। LG से विजिलेंस विभाग को इस बात का सख्त आदेश मिला है कि सिर्फ 5 दिन के अंदर जांच करके ये बताएं कि शीश महल में PWD के लगवाए सामानों से भी अधिक लग्जरी सामान कहां से आए। उपराज्यपाल VK सक्सेना के आदेश पर विजिलेंस डिपार्टमेंट अब एक्टिव हो गया है। विजिलेंस ने इस मामले में LG को 5 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा। असल में ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने 20 नवंबर 2024 को LG VK सक्सेना को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी नेता ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास में लाखों करोड़ों रुपए के सामान लगवाए हैं जो PWD ने नहीं लगवाए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो सामान किसने CM हाउस में लगवाए? अगर वो सामान केजरीवाल ने खुद लगवाया तो उसे अपने साथ ले क्यों नहीं गए? मतलब कि वो सारे सामान केजरीवाल ने नहीं खरीदे थे। और बीजेपी का आरोप यह है कि सारे लग्जरी सामान शराब माफियाओं की तरफ से अरविंद केजरीवाल को तोहफे में दिए गए, जिसे केजरीवाल यहीं छोड़कर चले गए। जानकारी के अनुसार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने सरकारी आवास पर महंगे सामान मिलने के मामले में विवाद बढ़ गया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना के आदेश पर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने लोक निर्माण विभाग को जांच के निर्देश दिए। LG को इस मामले में 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट की फंडिंग के बाद आगे कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस रेजिडेंस में रह रहे थे, आरोप है कि उसको रिनोवेट करने पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। अब उसी मामले में LG की सख्ती के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। ये मामला तब उठा था जब विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने 20 नवंबर 2024 को LG VK सक्सेना को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर लाखों करोड़ों रुपए के महंगे टीवी, पर्दे और फ्रिज जैसे सामान खरीदे गए। अब उपराज्यपाल ने इस पत्र के आधार पर कदम उठाते हुए विजिलेंस को आदेश दिया था। सतर्कता विभाग की जांच से ये पता चलेगा कि क्या इन महंगे सामानों के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है। विजिलेंस की रिपोर्ट इस हाई प्रोफाइल मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभा सकती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक सिविल लाइन स्थित
6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले बंगले में रहते थे। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये बंगला भी छोड़ दिया था। केजरीवाल की आवास छोड़ने के बाद सामान की एक लिस्ट तैयार की गई थी। इसके अनुसार बंगले से 19,50,000 रुपए मूल्य के टीवी, टर्न टेबल, डाउनलाइट्स, बॉडी सेंसर, रिमोट कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट होने वाले कुल 80 पर्दे से अधिक रिकवर किए गए थे। इनकी कीमत 4 करोड़ से 5-6 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई थी। लिस्ट से पता चला था कि आवास में 64 लाख रुपए खर्च करके 16 टीवी लगवाए गए थे। इसके अलावा 10 लाख रुपए वाला रिक्लाइनर सोफा भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महिला सम्मान योजना को लेकर पूरी दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली सरकार कहती है कि ऐसी कोई योजना नहीं, ये सब आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा फ्रॉड है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसका जश्न मना रही है। पार्टी का कहना है कि 3 दिन में इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं की संख्या 22 लाख तक पहुंच गई है, मतलब कि 22 लाख वोट पक्के। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस साइबर फ्रॉड की आशंका जताई थी, दिल्ली में वो भी शुरू हो गया। विकासपुर इलाके में 2 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उनसे OTP मांगा गया और OTP देते ही उनके खाते में जमा सारे पैसे गायब हो गए। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी में ही बवाल मच गया। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बापुरौला वार्ड से निगम पार्षद रविंदर सोलंकी ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव के समय महिलाओं को 1,000 रुपए उनके खाते में देने की बात कही थी। उस योजना को पूरा नहीं किया गया और अब 2,100 रुपए देने की बात सरासर झूठी है। पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लेना बंद कीजिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशंस कराए जा रहे हैं उनमें बैंक खाते का नंबर तो लिया नहीं जा रहा है। तो बड़ा सवाल है कि जिस राशि के देने की बात हो रही है वो किस खाते में जमा होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जो OTP मांगा जा रहा है उसका क्या होगा। पार्षद ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में 2 लोगों से इस योजना के नाम पर OTP मांगा गया और उनके खाते से पैसे उड़ा लिए गए। आखिर इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात कहकर जो फॉर्म भरवाए गए थे उन फॉर्म्स का क्या हुआ। रविंद्र सोलंकी ने इस पूरे प्रकरण में अपने फेसबुक लाइव के दौरान क्षेत्रीय विधायक महेंद्र यादव को जमकर घेरा। उन्होंने महेंद्र यादव पर आरोप लगाया, उन्होंने अपने क्षेत्र की उपेक्षा की और अब चुनाव जीतने के लिए जब उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है तो वे झूठ का सहारा ले रहे हैं। क्षेत्र में सीवर की समस्या है, सड़कें जर्जर हैं और इन समस्याओं पर लोगों का ध्यान न जाए इसकी खातिर 2,100 रुपए देने का झूठा वादा किया जा रहा है। पार्षद के आरोपों पर महेंद्र यादव का कहना है कि महिला सम्मान पर सवाल खड़े करने हो, क्षेत्र की उपेक्षा करने पर आरोप कोई भी कुछ कह सकता है, आप किसी को नहीं रोक सकते। मैंने सकारात्मक राजनीति की, मैंने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा कार्य किया और आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। चुनावी मौसम है, राजनीति में मौजूद हर व्यक्ति की इस समय पार्टी से टिकट मिलने की इच्छा और अपेक्षा होती है। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता काबिल है, इस कारण आम आदमी पार्टी में टिकट की इच्छा रखने वालों की संख्या अधिक है, लेकिन पार्टी दिल्ली में 70 लोगों को ही टिकट दे सकती है। ऐसे में जिन्हें टिकट नहीं मिल पाता उनमें से कुछ लोग अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। जहाँ तक महिला सम्मान योजना के पंजीकरण का सवाल है तो विरोधी पार्टी के लोग भी इसे खूब सफल बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाओं में भारी उत्साह है, लाखों महिलाओं ने पंजीकरण भी करा लिया। ये साबित करता है कि केजरीवाल में लोगों का अटूट विश्वास है।